नमस्कार दोस्तों। आज हम 16 सितंबर 2024 का करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए आपको ध्यान रखना है कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको उपिंदर सिंह ज़रूर पढ़ के जाने है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपको मेडिवल भी पढ़ लेनी है, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी, उसके अलावा ओल्ड एनसीईआरटी जो आती है सतीश चंद्रा की, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ाई दूंगा, स्टैटिक पार्ट से आती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपकी स्टैटिक पार्ट से आती है, उस पर ज़रूर फोकस कर रही है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी देख लेते हैं हम। तो इसमें जैसे गोपालपुर पोर्ट के बारे में बता रखा है, तो ये उड़ीसा में स्थित है और इसके जो प्रॉक्सिमिटी में जो और पोर्ट है वो पारादीप पोर्ट है, एक विशाखापट्टनम पोर्ट है। आप देख सकते हो कि ये गोपालपुर पोर्ट है। अलग अलग पोर्ट और भी जैसे धर्मा पोर्ट हो गया आपका, है ना, काकीनाडा पोर्ट हो गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम डाल रखा है पूरा, तो इंडिया में जितने भी पोर्ट है उनके बारे में मेजरली जो मेजर बड़े पोर्ट है बता, तो आप इसको देख सकते हो। इसमें क्वेश्चन स्टेट वाइज भी बन सकता है, इनको जोग्राफिक भी कैसे प्लेस करने के लिए भी क्वेश्चन दिया जा सकता है ना। और इसके अलावा ये गवर्नमेंट का कौन सा पोर्ट है, प्राइवेट ओन कौन सा पोर्ट है, इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप इस मैप को ज़रूर ढंग से देख लेना। मेजर बता देता हूँ मैं। कांडला पोर्ट जैसे गुजरात में हो गया आपका, पोरबंदर पोर्ट है, वेरावल पोर्ट है। वेरावल पोर्ट के पास में सोमनाथ का मंदिर है ना। इसके अलावा भावनगर का एक पोर्ट हो गया। मुंबई में है मुंबई पोर्ट, JNPT पोर्ट है एक, है ना। और अलीबाग में भी पोर्ट है एक, रत्नागिरी पोर्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसके अलावा कारवार पोर्ट गोवा में है, और मंगलोर पोर्ट हो गया कर्नाटका में। इसी तरह कोचीकोड पोर्ट केरला में है आपका, है ना। और कन्याकुमारी पोर्ट आपका तमिलनाडु में हो गया, टूटीकोरिन तमिलनाडु में है। इसके अलावा आपका कृष्णापट्टनम जो पोर्ट है वो आंध्रा में पड़ता है आपका। मछलीपट्टनम भी आंध्रा में पड़ता है, विशाखापट्टनम भी आंध्रा में पड़ता है ना। ये सब इस तरह से आपको दे रखे हैं, तो ये मैप आप ढंग से देखें। इसके बाद में हम देख लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ब्रिक्स के बारे में देखा। ब्रिक्स को ना 2009 में बनाया था, ईयर को इम्पोर्टेंट है नहीं। और बाद में है ना इसको, पहले ना 4 ही कंट्रीज थी इसमें, बाद में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया 2010 में। साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया था। तो पहली बार ये टर्म कौन किया था, जिम ओ'नील ने किया था। वैसे ये कोई इम्पोर्टेंट है नहीं है। इसकी जो चेयरमैनशिप है वो आप देख लो किस तरह से क्या होता है कि जो मेंबर्स के पास ही रहती है वो रोटेट होती है हर साल एनुअली। और जो 2023 की जो चेयरमैनशिप थी वो साउथ अफ्रीका के पास थी। इसके की इनिशिएटिव्स देख लो आप। की इनिशिएटिव्स में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था ब्रिक्स ने मिलकर। कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाया। इसका काम क्या है कि अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है या बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है कंट्रीज़ को, तो वो इससे ना हेल्प कर देंगे उन कंट्रीज़ की। कौन सी कंट्रीज़ की? सिर्फ ब्रिक्स की कंट्रीज़ के नहीं है ये। तो ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम क्या है? ये एक डिसेंट्रलाइज और इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम है ना। जिस तरह से जैसे मान लो कि इंडिया में ना UPI काम करता है या फिर यूरोप में स्विफ्ट काम करता है, उसी तरह से ये है ना ब्रिक्स के कंट्रीज़ के बीच में ना एक तरह से आप ये कर सकते हो कि पेमेंट वगैरह करने के लिए ना एक तरह का प्लेटफॉर्म है। ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है बेसिकली, जिससे कि ना क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो सके, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हो सके इन कंट्रीज़ के बीच में आपस में। इसके अलावा ब्रिक्स वालों ने मिलकर एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी लॉन्च किया था। अब नया इनिशिएटिव क्या प्लान कर रहे हैं ये लोग कि है ना एक न्यू करेंसी सिस्टम लॉन्च किया जाए, जिससे कि है ना डॉलर का जो दुनिया में ना क्या कहते हैं डोमिनेंस है ना, उसको कम किया जा सके। अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है, मेजरली यही है कि तुर्की ने भी है ना ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट शो किया है। तो ये भी इस तरह का स्टेटमेंट भी आ सकता है कि भाई इंडिया ने इसका वेलकम ही किया है ना। एक तरह से इंडिया चाहता है कि ना ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो, पर कंसेंसस बेस्ड एक्सपेंशन हो, है ना। इसके अलावा इंडिया ने और क्या प्रपोज किए इनिशिएटिव्स, जो ये है कि ब्रिक्स में ना ब्रिक्स स्पेस कंसोर्टियम बने, इंडिया ने सजेस्ट किया है। आगे गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स में ना भास्कर प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया गया है।
तो इसका पूरा नाम क्या है कि भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ये ना स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर ही एक इनिशिएटिव है। तो बेसिकली इसका जो एम यही है कि ना इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। कैसे कि जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं ना, इनके बीच में कोलैबोरेशन को एनहेंस करना है। तो इसका प्राइमरी गोल क्या है कि वर्ल्ड की ना लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री बनानी है स्टेक होल्डर्स की। कहने का मतलब है कि ना जितने भी स्टार्टअप से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उन चाहे कि है ना चाहे वो जैसे मान लो कि आप इन्वेस्टर्स हो गए या फिर मेंटर्स हो गए, उन सब का ना डिजिटल रिकॉर्ड एक साथ रखा जाएगा, है ना, ताकि आपस में उनके बीच में ना नेटवर्किंग स्ट्रेंथन हो सके। ये इसका प्राइमरी गोल है। तो की फीचर क्या क्या है, एक तो ना कि स्टार्टअप के जो वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उनके बीच में ना गैप है ना, उनको ब्रिज करना है। मतलब गैप है मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को नहीं पहुंच पाती है, तो वो सर्डल को ना क्लियर करना है ना, ताकि ना उनके बीच में सीमलेस इंटरेक्शन हो सके। दूसरा एम इसका ये है कि स्टार्टअप्स को ना क्रिटिकल टूल्स और नॉलेज को इमीडिएट एक्सेस करने की ना फैसिलिटी मिल सके, ताकि उनका डिसीजन मेकिंग फास्टर हो सके। इसके बाद में ना ये होगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनको भास्कर आईडी दे दी जाएगी, एक यूनिक आईडी होगी हर किसी एक स्टेक होल्डर की, ताकि वो आपस में ना पर्सनलाइज इंटरेक्शन कर सकें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। बाकी इसका एक और एक नहीं है कि इंडिया को ग्लोबल ब्रांड बनाना है ना, इनोवेशन का एक हब की तरह दुनिया में रखना है, इंडिया की रेपुटेशन को इस तरह से प्रमोट करना है, ताकि है ना क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन हो सके स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। आगे एग्रीकल्चर देख लेते हैं। एग्रीकल्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री क्वेश्चन आते हैं, जैसे जूट के बारे में यहाँ डिटेल में बता रखा है ना, नेचुरल फाइबर है और है ना इसको यूजुअली है ना इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में उगाया जाता है ना। तो ये है ना एक तरह का नाम बास्ट फाइबर है। जैसे और भी बास्ट फाइबरों के नाम बता रखे हैं, आप ये देख सकते हो ना, ये पूछे भी जा सकते हैं कभी भी। बास्ट फाइबर क्या होता है कि बास्ट फाइबर मतलब कि ना प्लांट होता है ना, उसका जो स्टेम होता है यानी कि जो तना होता है ना, उसके आसपास जो बास्ट मिलता है ना, उससे इसको कलेक्ट किया जाता है, उसी से ये फाइबर निकलता है। आपने देखा होगा जूट की मतलब जूट की बोरियां बनती हैं जिनमें हम गेहूँ वगैरह स्टोर करते हैं। तो इंडिया में जो फर्स्ट जूट मिल थी ना, वो 1855 में कोलकाता में स्टार्ट की गई थी। आइडियल कंडीशन क्या है जूट के लिए कि है ना, उसके लिए ना एक फर्टाइल लोमी एलुवियल सोइल्स की ज़रूरत होती है ना, और जो ह्यूमिडिटी हो ना वो हाई होनी चाहिए 40 to 90%, और टेम्परेचर 17 to 41 डिग्री होना चाहिए। जो रेनफॉल है 120 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए ना। तो इसका मतलब यही है कि मतलब कोस्टल इलाका हो गया ना, वहीं ये पॉसिबल है। रिलेटिवली नॉर्दर्न इंडिया में दूसरे इलाकों में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। और स्पीशीज़ इसकी दो बता रखी हैं, जैसे कि ना कमर्शियल स्पीशीज इसकी दो है, एक तो टोसा जूट हो गई, एक वाइट जूट हो गई। और दूसरे जो पास्ट फाइबर क्रॉप है मैसा, उसके बारे में बता रखा है कि एक होती है। ये इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं कि ना, ये वो दे रखे हैं, कर रहते हैं आपसे टेक्निकल नेम है, वो कोई पूछता नहीं है ऐसे, है ना। तो इसके हार्वेस्टिंग में ना यूजुअली 100 to 150 डेज लगते हैं। तो इसमें ऐसा है कि ना जो बेस्ट क्वालिटी फाइबर है ना, वो कब मिलता है कि प्री बड और बड स्टेज पे मिलता है। बड क्या होता है कि मतलब एक ऐसा छोटा सा ना उगने वाला पिंड होता है जिसको आगे चल के ना आपका पत्ती या फूल का रूप ले लेता है ना। ये कह सकते हो कि आप एक तरह से है ना आधे किला फूल भी होता है वो, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे क्रॉप ओल्डर होती जाती है ना, ईल्ड तो ज़्यादा मिलेगी आपको, पर जो फाइबर प्रोड्यूस होगा ना वो कोर्सर फाइबर होगा एक तरह का। तो कोर्सर फाइबर का मतलब ये है कि ना कि जो इसका डायमीटर होगा ना फाइबर का, वो रिलेटिवली लार्ज होगा। इसलिए क्या किया जाता है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है कि ना अर्ली पॉड फॉर्मेशन के टाइम में ना हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ताकि आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में है ना बैलेंस रख सको आप। आगे है ना रैटलिंग प्रोसेस के बारे में बता रखा है कि जूट का जो है ना, जूट को कैसे निकाला जाता है। आपने स्टेम्स काट के तो रखी है, पर उसमें से जूट कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जूट के जो स्टेम्स होते हैं ना, जैसे तने आपने काट के रखी है,
तो उन बंडल्स को है ना आप पानी में छोड़ देते हो है ना, ताकि ना फाइबर अलग हो सके और वुड अलग हो सके। इसी को रेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो बंडल्स होते हैं जूट के, उनको लेयर करके टाइट कर दिया जाता है, एक तरह से बंडल बना दिए जाते हैं। और उनको ना वाटर हाइस से थिन जो एक तरह की वीड है ना, या कोई और वीड होती है, उससे बांध के रख दिया जाता है। और इसको स्लो मोशन वाटर में किया जाता है 34 डिग्री के आसपास, है ना। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे है ना आपका फाइबर अलग हो जाता है और जो स्टेम होता है ना वो अलग हो जाता है। फिर आगे बता रखा है कि जूट एक है ना, मतलब एक तरह की ग्रास ही है जो कि है ना 2.5 मीटर तक जा सकती है। और इसके अलग अलग मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे कि है ना आउटर लेयर से तो आप है ना फाइबर बना सकते हो। लीव्स है ना सूप और करीज में काम आती है कुकिंग के टाइम में। और है ना जो इनर वुडी जो स्टेम होता है ना, उससे पेपर बनता है। और रूट है ना वो क्या करती है कि ना सब्सिक्वेंट जो क्रॉप्स होती है उनकी यील्ड को इम्प्रूव करने में काम आती है, कि उसको वहीं छोड़ देते हैं तो वो एक तरह से खाद का काम करती है बाद में, है ना। इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। कैश क्रॉप है ये, है ना। और इंडिया है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है दुनिया में जूट का। आगे हम स्पीसीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। गुरिल्ला के बारे में बता रखा है ना। तो गुरिल्ला है ना लार्जेस्ट क्रैप ऐप में से ना एक है। ऐप्स क्या है, ऐप में ना बहुत सारी स्पीसीज आती है, जिसमें कि गोरिल्लाज हो गए, ओरोंगुटाज हो गए, चिंपैंसीज हो गए, और ह्यूमंस भी, हम भी ऐप्स का ही पार्ट है ना। हमारा और उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर है ना बहुत मिलता जुलता है, मतलब कि हमारा और उनका जेनेटिक कोड है ना 98.3% सेम है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। दो टाइप के गोरिल्लाज मेनली मिलते हैं, ईस्टर्न गोरिल्लाज जिनमें माउंटेन गोरिल्ला भी जिनकी एक सब स्पीसीज है, और एक वेस्टर्न गोरिल्लाज है। डिस्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं इनका कि ना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ना इक्वेटोरियल अफ्रीका के, उनके यहाँ मिलते हैं ना ये। ईस्टर्न गोरिल्लाज इन सब कंट्रीज़ में मिलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, रवांडा। यूजुअली इस तरह इतना डिटेल में जाके कभी पूछेगा नहीं इंग्लिश से ईस्टर्न और वेस्टर्न के बारे में, है ना। ये सिंपल क्वेश्चन आएगा तो ये गोरिल्ला के ऊपर ही आ सकता है, पर ऐसे मुश्किल ये है कि ईस्टर्न गोरिल्ला और वेस्टर्न गोरिल्ला है ना। और वेस्टर्न गोरिल्ला के यहाँ पे फिर कंट्रीज बता रखे हैं, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। मेजर जो चीज़ है ना, यूपीएससी आजकल क्या कर रही है कि स्पीसीज़ के बिहेवियर पे क्वेश्चन पूछती है यूजुअली, है ना। तो वो आप दे सकते हो, जैसे सोशल स्ट्रक्चर बता रखा है कि ये ना फैमिलीज में रहते हैं यूजुअली 5 to 10, है ना, है ना, जो मेंबर्स होते हैं उसमें। और ये पॉलीगैमस होते हैं, कहने का मतलब ये है कि एक गोरिल्ला होगा और बहुत सारी है ना जो फीमेल गोरिल्ला जिसके साथ रहती हैं ना। डाइरेनल है ये। तो डाइरेनल किसको बोला जाता है कि मतलब इस तरह के जो जीव जंतु है ना, या कह सकते हो कि प्राणी जो है ना दिन के समय है ना भोजन की तलाश करते हैं ना, उनको बोला जाता है। प्राइमरीली ये टेरेस्ट्रियल है, मतलब कि ज़मीन पे रहते हैं मेजरली, है ना। और नकल वॉकिंग करते हैं ये, है ना। कहने का मतलब इसमें ये है कि आगे वाले पंजों पे ये जोर दे के चलते हैं, उंगलियों पे, इस तरह से कि है ना प्रेशर उनके उंगलियों के बीच में आए। और ये आयुष्मान लिस्ट में ना दोनों में है ना ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, दोनों टाइप के गोरिल्लाज। वैसे यूपीएससी पूछ रही है, फिर भी क्या पता कब क्या हो जाए, है ना। और आपको क्या करना है, और है ना मैं आपको और पढ़ा दूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो है ना करंट में होती हैं, करंट से आता भी है पर उतना नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जीएस में स्टैटिक होती हैं, और मतलब वो दूसरे किसी कोचिंग के नोट्स में है भी नहीं, मैंने देखा है ना। जो पिछले साल मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे वो मैंने डाले थे टेलीग्राम पे। जैसे है ना जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के मैंने नोट्स बनाए थे, उस पर से क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा आप तेरा आपके मैंने इसमें एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा नोट्स डाले थे, तो वो क्वेश्चन फंसे थे। इसके अलावा उपिंदर सिंह से क्वेश्चन आते ही हैं, तो वो उसके नोट्स मैंने तैयार कर ही रखते हैं, तो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा और दे भी दूंगा, है ना। उसमें से क्वेश्चन फंसते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आपको मेजरली रिवर्स के ऊपर, लेक्स के ऊपर, और माउंटेन्स हो गई, वाटरफॉल्स हो गई, इन सब पे है ना फोकस करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो मेजर क्वेश्चन आ रहे हैं वो है ना रिवर्स के ऊपर आ रहे हैं, और लेक्स के ऊपर आ रहे हैं, है ना। इन सब के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना।
तो ये आपको देखने हैं ना। और इसके अलावा और साइंस एंड टेक भी इतना कोई मुश्किल बना नहीं आता है। साइंस टेक में अगर एप्लीकेशन के कोई क्वेश्चन आते हैं तो ये ध्यान में रखो कि मतलब किस एक आर्ट्स के प्रोफेसर के लिए आसान नहीं है कि वो साइंस के फील्ड के में नेगेटिव एक वो डाल सके, नेगेटिव मतलब स्टेटमेंट डाल सके। तो ये मान के चलो कि वो ऑल ऑफ द वो होता ही है ना, ये तो सभी को ही पता है ना। और तो इतना आज मुश्किल बड़ा है नहीं यूपीएससी है ना, जितना लोगों ने बना रखा है। मतलब स्पेशली प्रीलिम्स तो बिल्कुल भी नहीं है। मेंस में आपका ना आंसर राइटिंग पे पकड़ होनी चाहिए, और उसमें ये होता है कि मतलब आपको ना उल्लू बनाना आना चाहिए बेसिकली, और कुछ नहीं है ना। और ये आंसर राइटिंग क्या, आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप आंसर लिख दो, ये बहुत बड़ी कला है जो आपको मैं सिखाऊंगा बाद में, है ना। तो चलो दोस्तों, कल मिलते हैं ना, चलो बाय।